तो देखिए, उत्तरकाशी में आपदा के बाद सीएम धामी ने एक बड़ा ऐलान किया है। 1 महीने का वेतन राहत कार्यों में देने को की उन्होंने घोषणा की है। धराली और हर्षिल में राहत बचाव कार्य इस बीच लगातार जारी है। तो जिस तरीके से कुदरत का कहर हमने धराली में देखा है, उसके बाद से मंजर काफी खौफनाक वहां से निकलकर सामने आया। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने कार्यों की समीक्षा की। राहत बचाव कार्य के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ बैठक की और राहत बचाव कार्य में किस तरीके से तेजी लाई जा सके उस पर भी चर्चा की। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जहां वो अपने 1 महीने का वेतन राहत बचाव कार्य के लिए और जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए वो दान करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां सीएम धामी का एक मानवीय चेहरा देखने को मिला, जहां उन्होंने अपने 1 महीने के वेतन को दान करने का ऐलान किया है और राहत बचाव कार्य में देने का ऐलान कर दिया है। तो आपको हम जानकारी दे रहे हैं, जहां सीएम धामी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तो इसी बीच सीएम धामी का ये बड़ा ऐलान देखने को मिला है। कल सीएम धामी घायलों से मिलने पहुंचे थे, उनका हालचाल जाना, डॉक्टरों से जानकारी ली और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की उन्होंने कामना की। इसी बीच आपदा प्रभावित क्षेत्रों का उन्होंने निरीक्षण किया, जायजा किया और वहां पर वो गए और तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। हालांकि लगभग 2 दिनों तक मौसम एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया था राहत बचाव कार्य के लिए, लेकिन कल से मौसम में काफी बदलाव है और राहत बचाव कार्य में इस दौरान तेजी भी आई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना, साथ ही जम्मू कश्मीर माफ कीजिएगा, साथ ही उत्तराखंड की प्रशासन जो है लगातार राहत बचाव कार्य में लगी हुई है। सभी संयुक्त अभियान चला के कुछ लोगों को एयरलिफ्ट करके वहां से, क्योंकि रास्ता खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी बीच चीनूक भी उतारा गया है और चीनूक की सहायता से जेसीबी और तमाम चीजें जो हैं वो आपदा प्रभावित क्षेत्र तक पहुंचाई गई है, ताकि लोगों को राहत मिल सके, जल्द से जल्द उन्हें बाहर निकाला जा सके। तो आने वाले कुछ दिन उत्तराखंड के लिए अभी ठीक नहीं है, उसको लेकर एहतियातन प्रशासन कदम उठाते हुए नदियों के आसपास के इलाकों को खाली करवा रही है। और जिस तरीके से धराली में हमने बाढ़ देखा है, उसके बाद से लगातार स्थिति गंभीर बनी हुई है। तो हमारी सहयोगी सुरभि इस वक्त उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारियों के साथ। सुरभि, आप कहां मौजूद हैं और क्या वहां पर मंजर आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार अब तीसरा दिन हो गया है, राहत बचाव कार्य कहां तक पहुंचा है? देखिए, बिल्कुल सुचित्रा, इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और पेशेंट्स इस वक्त रेस्ट कर रहे हैं, इस वजह से हमें थोड़ी सी धीमी गति में बात करना पड़ रहा है। लेकिन देखिए, ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उत्तरकाशी का ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ से कई लोगों को रेस्क्यू करके लाया जा चुका है। और साथ ही मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि अब तक भी रेस्क्यू चल रहा है, क्योंकि बीते कल ही हेलीकॉप्टर सेवा शाम होते होते ही बंद हो गई थी। अब शाम के बाद से दोबारा से चालू की गई है, जिसके बाद आप देखेंगे कि अभी भी रेस्क्यू चल रहा है। हमने कई हेलीकॉप्टर्स को उड़ान भरते हुए भी देखा है और कुछ यहाँ पर जो इस वक्त लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर इस वक्त उनके साथ स्थिति कैसी है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे एक बार बात करने का प्रयास हम करते हैं। सर, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? हाँ जी, सुनील सिंह। आप आर्मी से ही? हाँ। आप कब लाए गए थे यहाँ? परसों लाए गए थे। तो सर, मैं जानना चाहूँगी वहाँ उस वक्त हुआ क्या था? हम लोग रेस्क्यू करने जा रहे थे, अचानक से बाढ़ आई, फिर हम भी उसी में डूब गए। आपको हर्षिल कैंप से लाया गया, इसका मतलब? हाँ। तो जब हर्षिल कैंप में सर तबाही आई थी, वहाँ पर उस वक्त लगभग कितने आर्मी के जवान होंगे? ये मेरे को इतना नहीं पता है ना। सर, यहाँ पर और भी एक पेशेंट हमें दिख रहे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। तो सर, आप यहाँ पर कब एडमिट हुए? मैम 6 तारीख को हुए हैं जी। आप कहाँ से आए हैं, हर्षिल से या फिर आप धराली से आए? नहीं मैम, हर्षिल से आए हैं। हर्षिल से ही? आप भी आर्मी की जवान ही? नहीं मैम, मैं सिविलियन हूँ जी। ठीक है। तो आर्मी जब वहाँ रेस्क्यू करने के लिए गई तो उस वक्त कैसी स्थिति थी, आप लोगों को क्या पता चला, वहाँ आप लोगों ने क्या कुछ देखा? मैडम, यही बस जब दराली में हुआ था तो उधर जा रहे थे सारे रेस्क्यू करने के लिए, और हर्षिल में भी एकदम फ्लड आ गया, उसकी चपेट में आ गए सर। आप लोग को भनक तक नहीं चली कि वहाँ पर ऐसा कोई फ्लड? सेकंड चल रहा था वहाँ पे जी। लगभग कितने लोग फंसे हुए हो सकते हैं, ऐसी कोई उम्मीद आप, कोई भी संभावना? मैडम, दराली में तो काफ़ी होंगे, इधर थोड़े कम में थे जी। यानी हर्षिल में संख्या कम थी, धराली में ज़्यादा? जी जी।
हाँ, आप लोग जहाँ हर्षिल से आए हैं वो कैंप इस वक्त पूरी तरीके से हमने सुना कि तबाह हो गया है, लोग जो वहाँ पर रह रहे थे वो भी पूरी तरीके से तबाही की चपेट में आ चुका है, अब कुछ भी बचा है? मैम अभी तो हम उधर का कोई पता नहीं चल रहा है, ना तो फ़ोन चल रहा है, ना किसी से बात हो रही है। आपके परिवार के लोगों से भी कोई बातचीत? नहीं, परिवार से होगी बात। जी परिवार के लोग सुरक्षित हैं? जी। उम्मीद करते हैं आप भी बहुत जल्द स्वस्थ हो जाए। तो यहाँ पर एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि एक बार ये दिखाएं कि ये जो आप अभी पेशेंट्स देख रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह का समय है तो इस वक्त पेशेंट्स रेस्ट कर रहे हैं और हम उन्हें परेशान नहीं करना चाहेंगे, तो इस वजह से हमने आपको ये तस्वीर दिखाई कि किस तरीके से यहाँ पर देखिए पेशेंट्स को लाया जा रहा है। ये वो पेशेंट्स हैं जो क्लाउड बर्स्ट के वजह से घायल हुए थे। अभी हमारे सामने से ही कुछ वक्त पहले ही एक और पेशेंट को लेकर के जाया गया था, वो वीडियो भी हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है, हम आपको ज़रूर आगे प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये जानकारी मैं दे दूं सुचित्रा, यहाँ लगभग बताया जा रहा है कि बीते कल लगभग 11 पेशेंट्स को लाया गया था हर्षिल और धराली दोनों ही जगहों से, और आईटीबीपी कैंप यहाँ बिल्कुल पास में ही मताली में मताली आईटीबीपी कैंप में जितने भी रेस्क्यू किए गए लोग हैं चॉपर्स के जरिए उनको वहाँ लाया जा रहा है, और उसके बाद ये डिसाइड किया जा रहा है कि किसे किस अस्पताल में भेजना है, क्योंकि यहाँ बीते कल जो 11 मरीज आए थे उन 11 मरीजों से बताया जा रहा है कि इसमें से आर्मी के कुछ जवान भी थे और एक कर्नल भी थे जिनकी हालत थोड़ी ज़्यादा नाजुक बनी हुई थी, जिसके बाद उन कर्नल को एम्स ऋषिकेश के लिए भेज दिया गया है। लगभग उसमें से 3 ऐसे पेशेंट्स थे जिनको एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर किया गया है, और इसके अलावा बाकी सभी मरीजों की पहले तो जांच की जा रही है। हालांकि इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी हमने देखा कि समय समय पर, क्योंकि आप अभी भी देखेंगी तो यहाँ पर देखिए नर्स पहुँच चुकी हैं, समय समय पर यहाँ पर चेकअप के लिए डॉक्टर्स आ रहे हैं, टीमें मौजूद है, नर्स बार बार पहुँच रही हैं मौके पर, और हर किसी का चेकअप किया जा रहा है कि क्या सभी ठीक है। किसी तरीके की अगर उन्हें कोई परेशानी होती है तो उसे तुरंत ही दोबारा से चेक करके और उन्हें हर किस तरीके की दवाई देनी है या इंजेक्शंस देने हैं या ड्रिप लगनी है, तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनका खास ख्याल रखा जा रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए जो पेशेंट्स हैं उनके लिए इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि उन्हें क्या खाने पीने में देना है, किस तरीके से हर घंटे पर विजिट है, और हर घंटे छोड़िए अगर किसी को किसी वक्त में इमरजेंसी होती है तो डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है कि किसी भी पेशेंट को किसी प्रकार से कोई समस्या ना होने पाए, और अगर किसी की भी सिचुएशन बिगड़ती हुई दिखाई देती है तो या तो उन्हें ऋषिकेश एम्स के लिए रेफर कर दिया जा रहा है या फिर आगे कहीं किसी और हॉस्पिटल्स में रेफर किया जा रहा है जहां पर क्रिटिकल यूनिट्स भी बने हुए हैं। हालांकि यहाँ पर भी कुछ ऐसे यूनिट्स हैं, इसके बावजूद भी देखिए यहाँ पर ऐसे भी संख्या लोगों की बताई जा रही है, क्योंकि अभी बेड्स खाली है, लगभग 45 ऐसे बेड्स बताए जा रहे हैं जो कि रिजर्व्ड है पहले से उन पेशेंट्स के लिए, जो पेशेंट्स अब आएंगे यहाँ पर और उनकी देखभाल की जाएगी, उनकी जाँच होगी, क्योंकि अभी भी हमें लगातार चॉपर्स की आवाज़ सुनाई दे रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से ही शुरू हो चुका है और अब तक कुछ लोगों का रेस्क्यू कर भी लिया गया है। जी सुचित्रा। जी सुरभि, क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं और वहां पर एहतियातन तमाम सुरक्षा व्यवस्था तो किए जा रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि चिनूक भी उतारा गया है और वहां तक जेसीबी वगैरह पहुंचाई जा रही है क्योंकि रास्तों की हालत बहुत खराब है। तो किस तरीके से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? और दूसरी बात कि सीएम धामी लगातार इस पूरे मूवमेंट पर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। इस बीच उन्होंने अपना वेतन 1 महीने का जो है वो राहत बचाव कार्य में दान करने का ऐलान भी इस बीच कर दिया है। किस तरीके से पूरा ये प्रोसेस आप मौके पर मौजूद होकर देख रही हैं? तो पहला मामला नहीं है जो उत्तराखंड में ट्रैजेडी आई हो, जबकि अभी तक 9 साल के जो भी डेटा सामने आए हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट जारी किया गया है। उस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि लगभग 18,600 से अधिक बार अब तक यहाँ पर प्राकृतिक आपदा आ चुकी है और 67 बार अब तक बादल फट चुके हैं बीते 9 वर्षों में। आप सोचिए अभी हाल फिलहाल की घटना जब एक साथ 3 जगहों पर बादल फटे, तो प्राकृतिक आपदाएं यहाँ आती है पर बादल फटे, तो ये प्राकृतिक आपदाएं यहाँ आती रहती हैं और इसके लिए उत्तराखंड भी कहीं ना कहीं अपने आप में प्रिपेयर्ड रहता है कि हमें किस तरीके से लोगों की सेवाएं करनी है। और मुख्यमंत्री के लिए जिम्मेदारी तब और अधिक बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि धराली की जब हम बात करते हैं, धराली से जो भी लोग जो भी टीमें रेस्क्यू करके कल भी आई थी उनसे भी हमने बातचीत की थी, तो उन लोगों का भी ये कहना था कि इस वक्त धराली में जा पाना पहुँच पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि रास्ते पूरी तरीके से फ्लैश फ्लड की वजह से बंद हो चुके हैं। इसके साथ साथ ही मैं आपको जानकारी दे दूँ कि वहाँ ये भी
बताया जा रहा है कि लगभग 3 से 4 मंजिल 5 मंजिल ऐसी इमारतें हैं जो कि पूरी तरीके से मलबे में धंस चुकी हैं। तो आप इसे अंदाजा लगाइए कि इस वक्त मलबा वहां पर किस हद तक, यानी कि 40-50 फुट लगभग बताया जा रहा है कि मलबा वहां पे मौजूद है। तो ये मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से नैतिकता दिखाई है और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हम कहेंगे कि उन्होंने इस बात की जो घोषणा की वाकई काबिले तारीफ है कि उन्होंने अपने 1 महीने के वेतन इन रेस्क्यूअर्स के लिए, जो लोग चोटिल है उनके लिए जारी कर दिया है। और साथ ही साथ ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है इस तरह, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में ये आपदाएं इससे पहले भी आती रही हैं और इसको लेकर के पहले भी चेताया जा चुका है आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से भी। आपने हिमाचल की खबर सुनी होगी, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि अगर प्रकृति से छेड़छाड़ बार बार की जाती रही तो वहां पर भी ऐसी प्राकृतिक आपदा आ सकती है। जोशीमठ का हाल आपने देखा होगा कि किस तरीके से जोशीमठ पूरा धंस गया। तो ऐसे में जो पहाड़ी इलाके हैं, क्योंकि जिस वक्त हम रास्ते में आ रहे थे दिल्ली से उत्तरकाशी के लिए, तो हमने जगह जगह पर लाइव लैंडस्लाइड्स देखी हैं, यानी पत्थर दरक रहे थे और हमें इतनी जल्दबाजी में वहां पे आर्मी की गाड़ियां भी लगी हुई थी, वो भी लोगों को निकालने का काम कर रहे थे। उन्हें ये बताया जा रहा था कि अगर कहीं पर भी लाइव लैंडस्लाइड जब होता है मौके पर तो उसकी तस्वीरें हमने अपने कैमरे में रिकॉर्ड भी की थी और आप तक हमने पहुंचाई भी थी। तो देखिए उसमें भी ये दिखाया था हमने कि किस तरीके से वहां से जल्द लोगों को सिर्फ निकलने के लिए कहा जा रहा था कि न जाने कब कौन सा बड़ा पत्थर किसी के ऊपर आकर के गिर जाए। तो ऐसे में कोई हादसा ना हो, इसके लिए जगह जगह पर पुलिस की टीमें हैं, आईटीबीपी की टीमें हैं, यहाँ तक कि बीएसएफ के जवान हैं, आर्मी के जवान हैं। अब से कुछ देर के बाद मैं आपको आईटीबीपी कैंप की भी तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूंगी और वहां भी हम लोगों से बात करेंगे, क्योंकि बीते कल जब हम वहां पे गए थे तो लगभग रेस्क्यू का काम पूरा किया जा चुका था। जितने लोगों को वहां लाया गया था उन्हें अलग अलग अस्पतालों में शिफ्ट किया जा चुका था। बताया जा रहा है कि कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी लापता चल रहे हैं, कुछ के परिजन वहां पर पहुंचे हुए भी थे, वो अपनी शिकायतें कर रहे थे कि हम इंतजार कर रहे हैं कि कभी तो हमें कुछ खबर मिले। तो ऐसे में देखिए अभी भी सुचित्रा ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके परिवार उजड़ चुके हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। सुरभि, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे ऐसी जानकारी लेते रहेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रवेश भी जुड़ गए, उनसे भी जानना चाहेंगे कि वहाँ के इस वक्त क्या हालात है। प्रवेश, इस वक्त आप कहाँ मौजूद है, सबसे पहले ये बताइए, और रेस्क्यू का ऑपरेशन जो चल रहा है लगातार वो अब तक कहाँ तक पहुंचा है और कब तक उम्मीद है ये पूरा कर लिया जाएगा? मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अभी मैं गंगनानी में मौजूद हूँ, जो कि उत्तरकाशी से लगभग 35 से 36 किलोमीटर आगे, और बीते दिन 2 दिन हम लगातार भटवाड़ी में फंसे रहे रास्ता अवरुद्ध होने की वजह से, जिसके बाद हम कल दोपहर में वहां पे रास्ता खुला, जिसके बाद हम लगातार चलते हुए वहां भटवाड़ी से 14 किलोमीटर आगे आने के बाद हम गंगनानी में स्थित है, जिसमें तस्वीरों के माध्यम से आप लोग मीडिया पर लगातार देख रहे थे, सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो वायरल हो रही थी कि एक ब्रिज है जो वॉश आउट हो गया, ब्रिज है जो वॉश आउट हो गया। तो वहीं पर मौजूद है जो ब्रिज वॉश आउट हो गया। यहाँ से लगभग 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर जो बीआरओ की टीम है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम है, वो लगातार कल से और अभी तक, यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि पिछले 17 से 18 घंटे बीत चुके हैं और लगातार जो है वहां पे टीम जो है वो लगातार ब्रिज को बनाने का काम कर रही है। और टीम ने साफ तौर से कह दिया था कल बातचीत के दौरान कि 24 से 36 घंटे के अंदर, जो अगर ये आम रास्ता होता या फिर अगर कहीं मैदानी इलाके में होता तो इस तरीके का ब्रिज बनने में लगभग 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन का समय बीत जाता है। लेकिन आपको साफ तौर से ये बात पहले भी बताई थी और ये बात दोबारा मैं बताना चाहूंगा कि जो बॉर्डर के समीप एरिया है, वो जो बीआरओ की टीम होती है, वो लगातार जो आम जो स्थानीय प्रशासन होता है, जिस चीज को करने में कई महीनों का या कई हफ्तों का समय ले लेता है, वहीं बीआरओ की टीम ने साफ तौर से कर दिया था कि 24 से 36 घंटों में ये ये ब्रिज बना दिया जाएगा। और राहत बचाव कार्य जो है वो लगातार हेली सेवा के माध्यम से चल रहा है, जिसमें ये कहा गया था कि जब चीनूक विमान और MI-17 मौजूद होंगे, जब यहाँ पर आएंगे तो काफी रफ्तार आ जाएगी इस राहत बचाव कार्य में। तो जिस तरीके से कल चीनूक विमान आया था, MI-17 आया था, जहां से हर्षिल लगभग 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पर है और हर्षिल एयरपोर्ट पर लैंड हो रहा है। और वहां से जिस तरीके से चीनूक विमान लगातार जोली ग्रांट की ओर रुख कर रहा है लोगों को लेकर के, जोली ग्रांट में जो है वहां के जिलाधिकारी सविन बंसल देहरादून मौजूद है, वो खुद वहां पर बैठ के देख रहे हैं कि किसको किस तरीके से कहां पर भेजना है या किसको किस तरीके का उपचार देना है। किसी को ज्यादा चोटें हैं, किसी को कम चोटें हैं। ज्यादा अगर चोटें हैं तो जोली ग्रांट हॉस्पिटल में तुरंत शिफ्ट कर दिया जाता है, एम्स भेज दिया जाता है ऋषिकेश। जिनको कम चोटें हैं, आम चोटें हैं, उन लोगों को वहीं पे तत्काल उपचार दे करके देहरादून ISBT भेज दिया जाता है, जहां से लोग अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। जहां पर लगातार जो हेली सेवा के माध्यम से लगातार
सुबह लगभग 6 बजे से यहाँ पे हेली सेवा शुरू हो गई थी। कल भी भटवाड़ी स्थित वहां से भी हेली सेवा देखने को मिल रही थी कि ऊपर जो है लगातार हेलीकॉप्टर लेकर के जा रहे थे हर्षिल से। और धराली हर्षिल से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जहां ये आपदा हुई थी, जहां पर ये क्लाउड आया था। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि पहाड़ों में बसा हुआ ये इलाका है, जहां से यहाँ से लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर जो चाइना बॉर्डर लग जाता है। और चाइना बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर ये गंगोत्री स्थित है। गंगोत्री से कुछ समय पहले, कुछ किलोमीटर पहले ये हर्षिल का इलाका जहां पर धराली में ये बादल फटा था, वो मंजर आया था, वो भयावह तस्वीर आई थी जिससे पूरा उत्तराखंड चीख उठा था। और बीते परसों जिस दिन 5 तारीख को ये हादसा हुआ था, उसी दिन मुख्यमंत्री खुद राज्य से बाहर थे, लेकिन जैसे ही ये हादसे की तस्वीर सामने आई, जैसे ही उनको ये बात पता चली, वो तुरंत राज्य में आए, अपने तरीके से संभाला मोर्चे पर। और मोर्चे को लगातार संभालते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार जो है मौजूद है। कल भी वो बीते 5 तारीख को भी उन्होंने धराली में प्रवास किया था। उसके बाद कल यानी कि 7 तारीख और 6 तारीख को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में मौजूद थे। बीती रात भी मुख्यमंत्री लगातार उत्तरकाशी में मौजूद होकर मातली अस्पताल में लोगों का हालचाल जान रहे थे। और मुख्यमंत्री ने बीती रात ये भी कहा था कि जो राहत बचाव कार्य चल रहा है उसमें मैं अपना 1 महीने का मानदेय भी दूंगा। और जो राज्य सरकार के अन्य मंत्री हैं, अन्य विधायक भी हैं, कुछ लोग निकल कर आ रहे हैं जो इस वक्त कितने लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है और जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इसके बीच क्या आंकड़े कहते हैं? आंकड़े ये कहते हैं कि जो कल रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा था उसमें लगभग 135 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया था, जिसमें से कुछ लोगों को मातली लेकर जाया गया था और कुछ लोगों को चिनूक विमान के द्वारा जोलीग्रांट एयरपोर्ट लेकर जाया गया था। तो जो टोटल आंकड़ा था वो 274 लोगों का था, तो जिसमें चिनूक विमान और MI-17 के माध्यम से लगभग 112 से 135 लोगों का जो चिनूक विमान और MI-17 आगे भी आपका रुख करेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो 274 लोगों का रेस्क्यू अब तक किया जा चुका है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया भी जा रहा है।